अप्रैल से सितंबर तक मैंने पहले तो आपका वो लेक्चर कंप्लीट किया, वीडियो लेक्चर और नोट मेकिंग प्रोसेस जो है। आपके लेक्चर में जो है एग्ज़ाम्पल्स और वैसे एग्ज़ाम्पल्स उन्हीं को ही करता था मैं। जब मेरा खत्म हो गया पूरा वीडियो लेक्चर एक बार, तो फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट में जितना मतलब वेटेज है, आप उसको उतना टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेट्रोलॉजी या मटीरियल साइंस पूरा फुल उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं भी जब सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ टेस्ट जब देता था, तो उसमें कभी मेरा नाम मतलब इतना आया नहीं, वो लीडर बोर्ड में जो टॉप 10 टॉप उसमें कभी नहीं आता था मेरा, हमेशा मेरा बहुत कम आता था। तो वैसा नहीं है, एफएलटी में भी इवन मेरा फर्स्ट एफएलटी शायद 54 आया था, 54 या 55 ऐसा है। तो वो शुरू में तो होता है गलती, बट स्लोली आपको इम्प्रूव करना रहता है। धीरे-धीरे इम्प्रूव होने से क्या है कि फिर आपका नाम भी आएगा लीडर बोर्ड में और फिर नाम याद भी हो जाएगा बच्चों को। जैसे सूरज का नाम हेलब्लेज़ था, तो वो बच्चों को याद हो गया था। पूछ भी रहे थे बाद में कि हेलब्लेज़ कहाँ पे? आपका मैं जो भी कुछ भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट क्लिक करता था, उसमें सबसे पहला वीडियो रहता था कि नोट्स कैसे बनाना है, न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सब रहता था। तो वो बहुत उसमें बहुत हेल्प हुआ। मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में ना जाके पहले मैं प्लान किया कि ओके ऐसे-ऐसे करना है। देन उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो वीडियो लेक्चर है वो अटेंड करना है एंड समझना है। वो वाला मुझे अच्छा लगा, बहुत सही। मैं तो बोलूँगा कि मतलब आप मतलब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है तो आप गिव अप मत कीजिए कि अरे यार ये तो नहीं हो रहा है, ब्रेक ले लेता हूँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, वैसा मत कीजिए आप। आप करते रहिए, गलत होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर जाइएगा एंड स्लोली आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप पहुँच जाएँगे दिसंबर, जनवरी। जनरली स्टार्टिंग के 15 टू 20 मिनट्स आप देते हो एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड को, यस। क्या रीज़न है उसका? क्या कुछ फ़ायदा फ़ील होता है? बाद में क्यों नहीं? शुरू में क्यों? सर क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मतलब एग्ज़ाम के बाद का क्या होगा, वो सब एग्ज़ाम में अच्छा होगा, नहीं होगा, वो सब सोच के थोड़ा मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होता था, तो बीच में वो 2-3 दिन मतलब थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हो गया था मैं। उसके कारण टेस्ट भी अफ़ेक्ट होने लगा, थोड़ा सिली मिस्टेक ज़्यादा बढ़ गया, गलत होने लगा। स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं चंद्रेश सर के साथ, तो हाँ। उस समय मैं भी सोचता था कि अरे मेरा भी एक काश ऐसे एक होता है तो आज वो Suraj, first of all, congratulations for the top rank in GATE 2024 Mechanical Engineering. थैंक यू सर। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? कहाँ से इंजीनियरिंग हुई? सर मैं उड़ीसा से कटक डिस्ट्रिक्ट में बांकी एक जगह है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, मैंने इंजीनियरिंग बीटेक मैकेनिकल एनआईटी राउरकेला से की है, 2021 में पास आउट हुँ, हुआ था मैं। देन फाइनल ईयर में मैंने एक बार गेट दिया था 2021 में, तो बट उसमें उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, तो 42-43 अराउंड कुछ मार्क्स थे उसमें। तो देन मैं अगेन ठीक है 2022 के लिए ट्राई कर रहा था, बट मेरी ये प्लेसमेंट हो गई थी एक कंपनी में, तो मैं जॉब के लिए चला गया था एंड जॉब करते समय फिर 2022 का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो वाला स्किप कर दिया, मैंने दिया नहीं। देन आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 15 मंथ्स मुझे थोड़ा मतलब लगा कि ओके ये काम थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा अलग है, इनकम्पैटिबल थोड़ा-सा फ़ील हुआ, तो मैंने सोचा ठीक है फिर से देते हैं गेट, तो 2023 में देने मैंने फिर से दिया, लेकिन अगेन वही 46-47 कुछ मार्क्स हैं, तो मैंने सोचा कि ओके ऐसे एक काम करते हैं कि फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं, तो अप्रैल अप्रैल में मैंने अप्रैल 2023 में मैंने देखा कि ओके एक्सेर्जिक एक कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, तो वैसा कुछ मतलब लोकेशन जाना नहीं पड़ेगा, तो मैं उस समय मैं रिज़ाइन देके आ गया घर एंड प्रिपेयर मैंने फुल टाइम प्रिपेयर किया एंड 2024 में फिर से अपीयर किया। ओके, ओके। तो एक्सर्जिक का कौन-सा कोर्स तुमने लिया था? कौन से कोर्स से प्रिपेयर किया था? सर मैंने कोर एक्सेर्जिक कोर जो है टेस्ट सीरीज़ एंड क्वेश्चन बैंक। एक्सर्जिक कोर मीन्स जो फुल वीडियो कोर्स प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस यस टेस्ट सर, सीरीज़, ये यस, 3 चीज़ें देखी। यस सर। अच्छा, तो जो गेट की तुम्हारी प्रिपरेशन रही, जब तुमने प्रॉपर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो बोल सकते हैं कि कोर्स लेने के बाद हुई या उससे पहले भी थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में होती रहती थी या आउट ऑफ टच थे उससे पहले? नहीं सर, उस समय तो जॉब में था, तो जॉब में मतलब कुछ लोग कर लेते हैं, बट मेरा सीन ऐसा कुछ था कि मैं टाइम दे नहीं पाता था ज़्यादा पढ़ाई को, तो इसीलिए हुँ, 2023 अप्रैल के बाद से ही मैंने मतलब फुल टाइम प्रॉपर प्रिपेयर किया। प्रॉपर तैयारी की। अच्छा, यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग 85 मार्क्स, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेड दैट पॉसिबल? सर मतलब स्ट्रैटेजी तो मतलब बहुत सारी थी, बट मैं मेरा सिंपल ही था कि लाइक बहुत सारे मैंने ट्राई किए। मैंने आपके वो चैनल पर जाके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं, उनका मैंने वो देख के उनका स्ट्रैटेजी ट्राई करने की कोशिश किया। जैसे कि पूरा क्वेश्चन एक बार विज़िट कर लो, देन उसके बाद जो-जो
डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ के बाकी सब अटेम्प्ट कर लो। वैसा किया, बहुत सारा मैंने अलग-अलग ट्राई किया, बट फाइनली मेरा वही सिंपल कि क्वेश्चन नंबर 1 टू 65 वन बाय वन जाओ। ऑल्दो ये सिंपल है, बट उसमें मेनली मैंने क्या फ़ोकस किया कि क्वेश्चन स्किप कैसे करना है। मतलब अगर आपको नहीं आता है तो मतलब ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देना है, या इतना भी जल्दी स्किप नहीं कर देना है कि सबमिट करने के बाद पता चले कि अरे यार 2 मिनट और दे देता तो हो ही जाता है ये भी। तो उस पे मैंने फ़ोकस किया, क्वेश्चन को कैसे स्किप करना है, उससे मेरा टाइम भी बच जाता था, एंड दूसरे क्वेश्चन में मैं ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं उसको अटेम्प्ट कर पाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंट हो जाती है स्पेशली जब क्वेश्चन थोड़े एम्बिग्यूअस, लेंथी या डिफ़िकल्ट होते हैं तो। यस। अच्छा, जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो लेक्चर्स देखते-देखते नोट्स बनाने का जो प्रोसेस था वो कैसे होता था? कैसे नोट्स बनाते थे? क्योंकि आई एम श्योर नोट्स बनाए ही होंगे, ज़रूरी होते यस। हैं वो रिवीजन में। तो क्या-क्या टाइप के नोट्स बनाए, कैसे बनाए? सर, एक तो नॉर्मल आपका जो मतलब पूरा थ्योरेटिकल उसमें लिखा रहता था, नॉर्मल नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया मैंने। नॉर्मल तो जो भी आप मतलब लेक्चर्स में जो आप पढ़ाते थे उसको, थ्योरी हो गया या प्रूफ तो वैसे आप मतलब जो कंटेंट के बाहर है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वो आप ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस थोड़ा-सा इंट्यूटिवली कुछ बता देते थे उसके बारे में। हुँ, बट बाकी जो प्रूफ था जो कि गेट एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, हुँ, उसको आप जो पढ़ाते थे तो उसको मैं नोट कर लेता था, एंड ये लॉन्ग नोट्स इसमें बना लेता था, एंड देन शॉर्ट नोट्स लाइक एक सब्जेक्ट हो जैसे कि हीट ट्रांसफर हो गया, तो शॉर्ट नोट उसके 4 या 5 पेजेस में कंप्लीट, वैसा टाइप का शॉर्ट नोट्स, पूरा प्रिसाइज़ नोट्स बनाता था। एंड रिवीजन के समय लॉन्ग नोट्स फॉलो नहीं किया, शॉर्ट नोट्स से ही फॉलो किया। हुँ। तो जो साइकिल थी रिवीजन की वो कैसी थी? कैसे कंटिन्यू रखते थे रिवीजन को? अप्रैल से न सितंबर तक मैंने पहले तो आपका वो लेक्चर कंप्लीट किया, वीडियो लेक्चर और हुँ, एंड नोट मेकिंग प्रोसेस जो है। हुँ, एंड देन फिर उसके बाद उस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, बट इतना मतलब रेगुलर नहीं था, पंक्चुअल नहीं था मैं। हुँ, अ, मैक्सिमम जो आपका जो प्रैक्टिस को आपके लेक्चर में जो है एग्ज़ाम्पल सॉल्व्ड, वैसे एग्ज़ाम्पल्स उन्हीं को ही करता था मैं। हुँ, एंड देन जब मेरा खत्म हो गया पूरा वीडियो लेक्चर एक हुँ, बार, तो हुँ। फिर उसके बाद मैंने ये सितंबर से नवंबर मिड तक मैंने पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन बैंक वो सब किया। एंड उसी दौरान जो फर्स्ट रिवीजन था मेरा वो थोड़ा लंबा था, वो लाइक हुँ, 35-40 डेज़ ले गया वो, पूरा एक बार पूरा मैकेनिकल का। देन लेकिन स्लोली सेकंड रिवीजन थोड़ा कम लिया, 20 डेज़ लिया। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब दिसंबर, जनवरी मैंने ओनली ओनली एफएलटीज़ जो दिए, हुँ, उसमें ऐसा था मेरा कि लाइक 1 वीक में पूरा मतलब मैकेनिकल पूरा शॉर्ट नोट्स से एक बार रिवाइज़ कर लेता था। तो लाइक हुँ, 3 दिन एफएलटी या 4 दिन एफएलटी, एंड बाकी का जो 3-4 दिन है रिवीजन एंड एफएलटी का एनालिसिस। अंडरस्टूड। तो जब एक बड़ा और प्रॉपर रिवीजन हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 वीक में एक रिवीजन होने लग गया दिसंबर से। हाँ सर, मतलब लाइक 4th या 5th रिवीजन से ऐसे होने लगा। ओके, तो टोटल कितनी बार हो गया होगा रिवाइज़ पूरा? गेट से पहले कितनी बार कर लिया था? गेट से पहले तो मिनिमम 10 हो गया होगा सर, 10 बार। गुड। क्योंकि मैं मतलब पूरा ऐसे डीप में नहीं जाता था, बट जो बस 5 जैसे बोला हीट ट्रांसफर ओनली 5 पेजेस, तो 5 पेजेस पूरा कितने प्रिसाइज़ एंड शॉर्ट नोट्स। हुँ, कि मतलब मैं पहले सोचता था कि ओके, मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो शुरुआत से ही हाँ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये है, ये ऐसे स्ट्रेस मतलब फ़ोर्स पे। लेकिन आपका मैं जो भी कुछ भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट का मतलब जो भी क्लिक करता था, उसमें सबसे पहला वीडियो रहता था कि नोट्स कैसे बनाना है, न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सब रहता था। तो वो बहुत उसमें बहुत हेल्प हुआ। मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में ना जाके पहले मैं प्लान किया कि ओके ऐसे-ऐसे करना है। ये ऐसे-ऐसे मतलब एवरीडे ऐसे नोट्स बनाना है, न्यूमेरिकल्स का एक अलग नोट बनाना है। देन उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो वीडियो लेक्चर है वो अटेंड करना है एंड समझना है। हुँ, तो वो वाला मुझे अच्छा लगा, बहुत सही लगा। हुँ। जो न्यूमेरिकल नोट्स हैं, वो तुमने बनाए? उनको रिवाइज़ किया? हाँ, यस सर, वो मैंने पूरा मतलब फुल एक रजिस्टर शायद एफएलटी सारा एंड पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन बैंक में कभी-कभी कुछ गलत होता था, तो वो मैंने ठीक से बनाया। ओके। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है इसमें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि उन्हें उन्हें वो प्रॉब्लम फेस हुई। जब वीडियो लेक्चर से कोर्स वो देख रहे हैं और उस टाइम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जैसे तुमने बताया ऑलमोस्ट सितंबर तक शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब बना लिए। इस दौरान क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चैलेंज आता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं जब वो पूरे साल सितंबर तक मान लो सिलेबस खत्म होने तक,
अचानक से क्वेश्चन स्टार्ट करने में वो फिर हेजिटेंट होते हैं कि अरे नहीं टेस्ट नहीं देंगे। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग का एक पीरियड होता है जब मार्क्स उतने अच्छे नहीं भी आते, क्योंकि एक इनर्शिया रहता है और बहुत सी चीजें आप सीखते हो क्वेश्चन सॉल्व करके। तो साथ में जो अप्रैल से सितंबर तक सिलेबस खत्म किया तुमने, उस दौरान क्या साथ में कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे? क्वेश्चन मतलब सर ऐसे मतलब मैंने जैसे कहा कि रेगुलरली वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था मैं। सपोज़ कुछ एक मतलब एक टॉपिक पढ़ा है, वो थोड़ा मतलब कुछ-कुछ होता है सिंपल रहता है कि ओके फ़ोर्स इतना है, एरिया इतना है, स्ट्रेस निकालो या हुँ, स्ट्रेन निकालो ये सब। तो सिंपल क्वेश्चन पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि हाँ, ये तो कुछ स्ट्रेन एनर्जी-वेनर्जी ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसका 1 या 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लेता था शाम को लेक्चर खत्म होने के बाद। एंड बाकी बात रही ये हेज़िटेंट होने की, तो सर देखिए मैं भी जब सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ टेस्ट जब देता था, तो उसमें कभी मेरा नाम मतलब इतना आया नहीं, वो लीडर बोर्ड में जो टॉप 10 टॉप उसमें कभी नहीं आता था मेरा। हुँ, हुँ। हमेशा मेरा बहुत कम आता था, तो वैसा नहीं है। एफएलटी में भी इवन मेरा फर्स्ट एफएलटी शायद 54 आया था, 54 या 55 ऐसा आया। तो वो शुरू में तो होता है गलती, बट स्लोली-स्लोली आपको इम्प्रूव करना रहता है। धीरे-धीरे इम्प्रूव होने से क्या है कि फिर आपका नाम भी आएगा लीडर बोर्ड में और फिर नाम याद भी हो जाएगा बच्चों को। जैसे सूरज का नाम हेल्पब्लेज़ था, तो वो बच्चों को याद हो गया था। पूछ भी रहे थे बाद में कि हेल्पब्लेज़ कहाँ पे है? अच्छा, तो इसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यस सर। कुछ ऐसे टिप्स जो तुम्हें लगता है स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कि इस सब्जेक्ट में आप इसका ध्यान रखो या इसमें ये अवॉइड करो? रिलेटेड टू नोट्स मेकिंग और रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स व्हाटएवर। सर मैं बोलूँगा कि सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप मतलब ऐसा मत कीजिए कि आपको 100% पूरा 100% जो जिस सब्जेक्ट में जितना मतलब वेटेज है, आप उसको उतना टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेट्रोलॉजी या मटीरियल साइंस पूरा फुल उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। हुँ, पूरा 100% घुस के उसमें पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। आप बस ठीक-ठाक अपना एक एक्सेप्टेबल लेवल का नॉलेज रखिए, जिससे कि आपका मतलब आप जब भी एफएलटी देते हो उसमें ओवरऑल आपका ठीक हो सकता है, एक क्वेश्चन गलत हो गया या छूट गया, बट ओवरऑल आपका ठीक आ रहा है, तो वैसे मतलब वो फाइन है, इट इज़ फाइन। आप हुँ, न इतना ज़्यादा भी मतलब डीप लेवल में आप मत घुसिए, पूरा एवरी थ्योरम का एवरी प्रूफ वो सब उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, वही। आप एक एग्ज़ाम के टाइम बाउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर रेलेवेंस और इर्रेलेवेंस मैटर नहीं करती है। जब अगर आप सेल्फ लर्निंग के लिए ही पढ़ रहे हैं बस, बट आप ये ध्यान रखिए कि आप एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, एक फिक्स टाइम, एक फिक्स सिलेबस का एग्ज़ाम है वो। तो उसके लिए अगर आप अपने एफर्ट गलत डायरेक्शन या इर्रेलेवेंट डायरेक्शन में देंगे, तो वो आपके ही ईयर्स और वेस्ट करता जाएगा, है ना? तो जो इंटरेस्ट लग रहा है, वो आप गेट क्रैक कर लो, उसके बाद पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लाइफ पड़ी है उसके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो पूरी प्रिपरेशन रही सूरज, उसमें ऑब्वियसली कोई ऐसा फ़ेज़ आया होगा जो एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ फ़ील हुआ होगा या थोड़ा लो फ़ेज़ आता है प्रिपरेशन में, हाइज़ एंड लोज़ आते ही हैं। ऐसा कोई फ़ेज़ याद आ रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन में आया हो और कैसे हैंडल किया? हाँ सर, बीच में मतलब क्या हुआ था एक बार बहुत ज़्यादा मतलब वही मतलब एग्ज़ाम के बाद का क्या होगा, वो सब एग्ज़ाम में अच्छा होगा, नहीं होगा, वो सब सोच के थोड़ा मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होता था, तो बीच में वो 2-3 दिन मतलब थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हो गया था मैं। हुँ, वो सब सोच के कि एग्ज़ाम के समय कितना मार्क आएगा, क्या आएगा, वो सब सोच के, तो उसके कारण टेस्ट भी अफ़ेक्ट होने लगा, थोड़ा सिली मिस्टेक ज़्यादा बढ़ गया, गलत होने लगा। तो उस समय वही है, उस समय मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं मतलब जब मैं एग्ज़ाम दूँगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी से फिर जो भी हो, अभी मैं अपना बेस्ट ही देता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, जो भी टेस्ट वेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके उसको दे के अपना रिवाइज़ करता हूँ। तो सो दैट जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन जाऊँगा, तो उस दिन लाइक मैं अपने आप को ही क्वेश्चन करूँगा कि ओके ठीक है, मैंने इतना पढ़ा है, इतना मैंने पीवाईक्यू किया, इतना टेस्ट सीरीज़ दिया, इतना रिवीज़न किया, तो एटलीस्ट मतलब ये तो नहीं है कि मतलब कहीं पे चूक हो गया कि ठीक है, मतलब बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, इतना तुमने पढ़ा है एंड अपना बस बेस्ट दो। बाकी का बाद में सोचना है, अभी मत सोचो एग्ज़ाम के समय। तो बिल्कुल। उस नर्वसनेस के लिए मैंने वही किया कि हुँ, ठीक है, मैं अभी अपना 100% देता हूँ एंड देन एग्ज़ाम के समय अपना अच्छे से पूरा बिना ज़्यादा कुछ सोचे, जो क्वेश्चन सामने है बस उसी पे फ़ोकस करके उसको सॉल्व करना है। करेक्ट, करेक्ट। जैसा बताया अभी सूरज ने कि उससे अफ़ेक्ट होती है आपकी जो वो है ना मार्क्स अफ़ेक्ट होने लगते हैं। जैसे ही सूरज टोल्ड कि ये सब सोचो तो अब टेस्ट सीरीज़ में फिर मार्क्स अफ़ेक्ट होने लग गए। तो इट क्लियरली टेल्स यू कि अगर आप अपने माइंड को ऐसे डाइवर्ट होने देंगे, देखो वी ऑल आर ह्यूमन्स, ये एकदम पॉसिबल है, इमोशंस हैं हमारे अंदर, अच्छा, बुरा, खराब लगेगा ही।
टेस्ट में मार्क्स खराब आने से या आगे का सोच की चिंता करने से। बट द थिंग इज दैट आपको जल्दी से 2-3 दिन के अंदर उस फेज से बाहर आना है। जैसे सूरज केम आउट ऑफ इट इन 3 डेज। बहुत से स्टूडेंट्स 3 हफ्ते लगा देते हैं उस फेज में। वो पढ़ाई बंद कर देते हैं 1 हफ्ता, फिर सोचते रहेंगे, फिर दोस्तों से 1 हफ्ते तक पूछते रहेंगे कि क्या करूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं। उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें आपको। ऐसे फेज से जितना जल्दी हो सके बाहर आना है और वापस ट्रैक पे आपको आना है अपनी प्रिपरेशन के। सूरज, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, उनको कैसे टैकल करते थे एग्जाम में? क्या पहले अटेम्प्ट करते थे, बाद में करते थे? अलग-अलग टॉपर्स की अलग-अलग स्ट्रेटजी रहती है उसको लेके। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? मैंने एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मैंने फर्स्ट फर्स्ट ही अटेम्प्ट करता हूँ मैं एप्टीट्यूड। तो इस बार भी मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट किया था, बट इस बार थोड़ा कुछ हुआ था, मतलब मैं 15 टू 20 मिनट सोच के चलता हूँ, बट इस बार वो 2 क्वेश्चन पे अटक गया था मैं, तो फिर यस। उसके बाद अल्टीमेटली मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 4 मार्क मैंने लीव कर दिया था, बट फिर फाइनली वो 2 क्वेश्चन यही एम्प्टी निकला, हो गया। एम्प्टी हो गया। बट जनरली स्टार्टिंग के 15 टू 20 मिनट्स आप देते हो एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड को, यस। क्या रीजन है उसका? क्या कुछ फायदा फील होता है? बाद में क्यों नहीं? शुरू में क्यों? सर, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मतलब एप्टीट्यूड इज़ रिलेटिवली ईज़ियर, मैं सोचता हूँ, कंपेयर टू आपका ये टेक्निकल कैलकुलेशन वो सब। हुँ। एंड कभी-कभी क्या होता है ना कि टेक्निकल जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, एटलीस्ट मेरे केस में, मैं आई टेंड टू गिव मोर टाइम टू, अगर टेक्निकल मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 65 तक जो भी टेक्निकल है, वो मैं कंप्लीट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि ओके, ये जो बच गया था, शायद ये हो सकता है, शायद इसको और थोड़ा-सा देखूँगा तो मेबी कहीं पे कुछ क्लिक कर जाएगा, हो जाएगा। तो उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में टाइम खत्म हो जाता है एंड एप्टीट्यूड के लिए टाइम नहीं रहता है। तो शुरुआत में आपके पास इतना सारा टाइम रहता है, फ्रेश माइंड में अगर आप देंगे तो एप्टीट्यूड आप ईज़िली कर लेते हैं। लास्ट में हुँ। टाइम थोड़ा कम रहता है, तो एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चन्स में भी चांसेस है कि आप गलत कर दो, नेगेटिव कर लो, जो कि सबसे हाई स्कोरिंग चीज़ है जो है। बिल्कुल, सही बात है। और मेरे हिसाब से एक वो थोड़ा वार्म अप का भी काम करता है कि थोड़ा दिमाग लगाना है, बट एकदम सब रिकॉल भी करना और सोचना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वो नहीं करना होता है। एक वार्म अप टाइप का है वो थोड़ा। तो उस हिसाब से भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है अक्रॉस डिफरेंट टॉपर्स दैट दे टेंड टू अटेम्प्ट एप्टीट्यूड इन द फर्स्ट हाफ एन आवर और 20 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो ये कॉमन चीज मैंने देखी, तो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग टू स्टूडेंट्स दैट दे कैन आल्सो डू इट। और उसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज में करना सबसे अच्छे तरीके से। टेस्ट सीरीज व्हेन यू राइट, ट्राई करो अलग अलग चीजें एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। सूरज, इन योर माइंड क्या कोई टारगेट बनाया था नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कि इतने क्वेश्चन तो अटेंड करने ही है मेरे को टेस्ट सीरीज में या गेट में? गेट में सर मैंने सोचा था कि लाइक मेरे एरर के हिसाब से मैंने सोचा था कि ओके, मेरा ऑन एन एवरेज मेरा लाइक 6 मार्क्स, जो जितना भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ, 6 मार्क्स थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, तो मैं इसीलिए सोच के चलता था कि ओके, मैं 90 टू 90 मार्क का अटेम्प्ट लेता हूँ, तो उस हिसाब से इवन इफ अगर आप 2 मार्क्स देखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। मैं आस-पास 4 या 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन या इक्विवेलेंट 3 2 हम्म। मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 1 मार्क के क्वेश्चन, वैसा भी बोल सकते हैं आप। हम्म। वैसा ठीक है, चलेगा। अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो वो टाइम टेकिंग उसको मैं स्किप कर देता था कि ठीक है, देखते हैं। अगर टाइम बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो ठीक है, कोई बात हम्म। यानी अप्रोक्सीमेटली 90-92 मार्क्स का रहता था माइंड में कि यार इतना तो हो ही जाना चाहिए, नहीं। इतना अटेम्प्ट एटलीस्ट ले लेना चाहिए, इतना गलत हो गया अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। गलत होगा से याद आया, एक्यूरेसी कितनी तुम्हारी रहती थी जनरली? जनरल एक्यूरेसी मतलब 80% के अराउंड रहता था। करेक्ट। एक्यूरेसी मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स जो टॉप रैंक्स ला रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एक्यूरेसी ऑफ 80 और स्लाइटली मोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि एक्यूरेसी पे फोकस कम करते हैं। उनका मेजर फोकस रहता है मैं कितने सॉल्व कर रहा हूँ। बट यू हैव टू रियलाइज दैट ऑलमोस्ट आप 10 मार्क्स का नहीं भी सॉल्व कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स का, एज सूरज सेड 90 के आसपास का सॉल्व कर रहे हैं और 4 5 6 नंबर आपके जा रहे हैं सिली मिस्टेक्स में, स्टिल यू हैव मेड अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड मार्क्स। तो एक्यूरेसी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जो भी मिस्टेक्स इस टाइप की होती थी, सिली मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूँ सूरज, अब एक तो हो गई यूनिट में मिस्टेक और जिन जो भी जो आप लिखते हैं टिप्स में, बट जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उसका कैसे हैंडल करते थे? उसको लेके क्या स्ट्रैटेजी थी? सिली मिस्टेक सर होता था मेरा कभी-कभी, मतलब अ, सपोज़ एक 2 मार्क्स का एनएटी क्वेश्चन रहता था। हुँ। थोड़ा-सा वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ये अच्छा लग मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो
उसका आंसर भी निकल जाता था कि, और आंसर करते समय पता चल जाता था कि हाँ, यही है, यही वैलिड मेथड है एंड इसमें हुँ, सही आंसर निकल रहा है। हुँ, तो उस एक्साइटमेंट में मैं क्या करता था ना, मैं ये भूल जाता था कि ओके राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर लिखा है या क्या लिखा है। मतलब 40.1 आया, ठीक है 40.1 लिख के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चले गया कि हाँ भाई मेरा तो सही हो गया है। हुँ, बाद में जब सबमिट करने के बाद पता चलता था कि नहीं, 40 होगा आंसर। हुँ, तो ये सब सिली मिस्टेक होता था, बट ठीक वही है, जो भी सिली मिस्टेक होता था ऐसा टाइप का, वो बाद में एक बार रिविज़िट कर, मतलब एफएलटी के बाद में वो क्वेश्चन को फिर से नॉट ओनली गलत क्वेश्चन, सही क्वेश्चन को भी ये ओके कहीं पे मैंने मेबी इंट्यूशन में मैंने मार्क कर दिया एंड वो सही भी हो गया। तो उसका प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर मेथड क्या है, वो सब एफएलटी का एनालिसिस या रिवीजन जो भी है, वो करते समय पता चल जाता था एंड उसको न्यूमेरिकल में लिख के मैं बीच-बीच में हफ्ते में 1 बार या 2 बार देख लेता था, सो दैट ओके ये मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, ये नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है। बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं बहुत तरीके के, हाँ ऑनलाइन, सर। ऑफलाइन, स्पेशली इन टुडेज़ एज। सो हाउ डिड यू मैनेज कि डिस्ट्रैक्ट ना हो मैं प्रिपरेशन से और मैं फ़ोकस्ड रहूँ अपने पाथ पे? ये कैसे मैनेज किया? तो सर देखिए सर, कंप्लीटली तो मैं ज़ीरो करना तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि टोटली सारे सोशल मीडिया वो सब बंद कर देना, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए। तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक टाइम लिमिट रख दिया कि ओके शाम को 6 बजे से 7 बजे तक बस इसी टाइम में जो भी है सोशल मीडिया हो गया या दोस्त, सोशल मीडिया से ज़्यादा मैंने प्रेफ़र किया दोस्तों को, मतलब दोस्तों को कॉल कर लेना। तो मैं वही करता था, मतलब एवरीडे 6 टू 7 थोड़ा-सा वॉक पे चले जाता था और उसी समय फ़ोन में बात कर लेता था या जो भी मैसेजेस हैं उसका रिप्लाई कर देता था। अच्छा, तो जो दोस्तों से बात कर रहे हो उसमें एक प्रेशर रिलीव भी होता हाँ, है यस सर। और इमोशनल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और सोशल मीडिया से जनरली नेगेटिव इफ़ेक्ट ही होता है इमोशनल हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में। तो यस। अच्छा है कि थ्रू आउट द ईयर आप फ्रेंड्स के टच में रहो। एंड में ऐसे क्या फाइनल टिप्स या ऐसी क्या क्वालिटीज़ तुम्हें लगता है कि एक गेट एस्पिरेंट के अंदर होनी ही चाहिए, अगर एक अच्छी रैंक लानी है, तो क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? सर मैं तो बोलूँगा कि मतलब आप मतलब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है तो आप गिव अप मत कीजिए कि अरे यार ये तो नहीं हो रहा है, ब्रेक ले लेता हूँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, वैसा मत कीजिए आप। आप करते रहिए, गलत होगा तो चलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर जाइएगा एंड स्लोली आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप पहुँच जाएँगे दिसंबर, जनवरी में, ऐसा लास्ट मंथ्स में जब आप पहुँच जाएँगे एंड आप एफएलटी देंगे और आपने अगर सच में ठीक से मतलब जो एवरी टेस्ट का रिवीजन, एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट किया होगा, तो वो आपको अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके मार्क्स में कि हाँ, ये तो बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है। मेरा भी मतलब फर्स्ट एफएलटी जैसा मैंने बोला 55, उससे फिर स्लोली बढ़ के कंसिस्टेंटली 78 अबव वहाँ तक पहुँच गया था। करेक्ट। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है मतलब पूरी जर्नी में आपको अप्स एंड लोज़ बहुत सी चीज़ें चलेंगी, बहुत से आप में से कॉलेज में होंगे स्टूडेंट्स, कॉलेज में भी कुछ-कुछ चलता रहेगा बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। एटलीस्ट आप रिवीजन ही कर लो, कुछ नहीं हो पा रहा है अगर उस दिन में, एटलीस्ट आप रिवीजन कर लो, मे बी ईज़ी कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बट आप टच में रहो अपनी जर्नी के बीच में ब्रेक मत आने दो पढ़ाई के बीच में किसी भी रीज़न की वजह से। तो बहुत अच्छा लगा सूरज तुमसे बात करके। आई एम श्योर स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं इसको एस्पिरेंट्स उनको बहुत सारे एक्शनेबल टिप्स मिलेंगे तुम्हारी प्रिपरेशन से। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस तुमको और थैंक यू, आगे की तुम्हारी जर्नी के लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर।